children, from today we are going to start here with our next heading, that is formal sector credit in India. So in India, credit has been divided into two sectors, formal sector and informal sector. कि भारत में जो क्रेडिट पैटर्न है, जो लोन देने का पैटर्न है, जो लोन देने की व्यवस्था है, उसे दो सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में. तो ये क्या होते हैं, इन्हें आप आगे की स्लाइड्स में जानेंगे. तो आपको बताया जा रहा है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जरूरी है, कि उधार की व्यवस्था जरूरी है, लोन की व्यवस्था जरूरी है, सस्ते और अफोर्डेबल लोन की व्यवस्था जरूरी है, कि ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को जरूरत पड़ने पर उधार मिल पाए. कि जैसे किसी को ट्रैक्टर खरीदना है तो उसे लोन मिल पाए, किसी को जो है और किसी तरीके के एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की जरूरत है तो उन्हें लोन मिल पाए, किसी को घर बनवाना है तो उसे लोन मिल पाए. तो अलग अलग पर्पजेस के लिए लोगों को लोन की जरूरत होती है. तो इस तरीके से सरकार को इस बात की व्यवस्था करने की जरूरत है कि सस्ता और अफोर्डेबल लोन लोगों को मिल पाए, क्योंकि इस लोन के प्रॉपर इस्तेमाल से लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं और वो आगे बढ़ पाते हैं, जिससे कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है. द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर. तो वो बात आपको बताई जा रही है कि जो इंडिया में क्रेडिट पैटर्न है वो दो फॉर्म्स में डिवाइडेड है, कि फॉर्मल सेक्टर से हमें लोन मिलना और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन मिलना. तो ये क्या है, इसे आप धीरे धीरे जानेंगे. So children, first of all we are going to see what the formal sector loans are. So these are the loans from banks and cooperatives. So formal sector loan वो होता है जो हमें सरकारी बैंकों और कोऑपरेटिव से मिलता है. कोऑपरेटिव जैसे कोऑपरेटिव बैंक वगैरह और दूसरी भी तरीके की कोऑपरेटिव्स होती हैं. तो ये कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और अपनी मनी को पूल करते हैं, जिससे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और फिर किसी जरूरतमंद को उसके द्वारा लोन दिया जाता है, जिसपे उससे इंटरेस्ट लिया जाता है और इस तरीके से कोऑपरेटिव को आमदनी होती है. तो इस तरीके के कई कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह भी आपने अपने चारों तरफ देखे और सुने होंगे. तो ये फॉर्मल सेक्टर लोन जो है ये बैंक और कोऑपरेटिव से मिलता है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स, की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फॉर्मल सेक्टर के लोन एक्टिविटीज को सुपरवाइज करती है, कि जो फॉर्मल सेक्टर का लोन जो कि बैंकों द्वारा दिया जाता है या कोऑपरेटिव्स के द्वारा दिया जाता है, इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नजर होती है कि वहां पे एक लोन रेट, इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है. ये नहीं है कि बैंक जितने पे चाहे उतने पे लोन दे दे, ऐसा नहीं है. रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित पैमानों पर ही लोन वगैरह दिया जाता है और इंटरेस्ट लिया जाता है. तो इसमें मनमानी नहीं हो सकती. तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करती है. बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग, कि बैंक को ये इंफॉर्मेशन आरबीआई को देनी होती है कि वो कितना पैसा लोन दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं और कितने समय में वो उसे वापस लेंगे. तो इन सब सारी चीजों की डिटेल्स चूंकि बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करनी होती है, इसलिए इसमें कोई मनमानी नहीं हो सकती. जबकि जो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स हैं उसमें काफी बेईमानी होती है और जिससे जरूरतमंद को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है. तो इन चीजों को आपने देखा यहाँ पे. We will see what the informal sector loans are. These are the loans from money lenders, traders, employers, relatives and friends. तो informal sector of loans में loans की वो कैटेगरीज आती हैं कि जो हम इनफॉर्मली किसी भी अपने जान पहचान वाले से या अपने व्यक्तिगत संबंधों के नाते हम किसी से ले लेते हैं. कि जैसे ये लोन किनके द्वारा लिया जाता है, मनी लेंडर्स की, जो साहूकार वगैरह होते हैं, कि जिसमें कई बार ज्वेलर्स आते हैं, कई बार इस तरीके के लोग आते हैं कि जो हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते हैं कुछ समय के लिए, तो इनको मनी लेंडर्स कहा जाता है. तो इनके अपने खुद के बनाए हुए रूल्स होते हैं, ये कोई सरकारी नियम पर लोन नहीं देते हैं. अगर सरकार जो है या बैंक जो है अगर आपसे 10% पर एनम लोन लेती है तो ये हो सकता है 10% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट पे भी लोन दे सकते हैं. तो ये लोन जो है ये मनी लेंडर्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो जरूरतमंदों को लोन देते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं. एम्प्लॉयर्स के द्वारा, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के द्वारा, कि आपने किसी फ्रेंड से मांग लिया कि 10,000 दो, अगले महीने ले लेना. तो इस सब तरीके से ये इनफॉर्मल सेक्टर की कैटेगरी में आता है कि जिसका कोई लिखित सरकारी नियम कानून नहीं होता. There is no organization which supervises the credit activities of lenders in the informal sector. कि जो informal sector की लोन एक्टिविटीज हैं इनको किसी सरकारी संस्था के द्वारा सुपरवाइज नहीं किया जाता, इनको किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सुपरवाइज या मॉनिटर नहीं किया जाता, जिससे इसमें जबरदस्त मनमानी होती है. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back.
और इसमें पैसे को वापस पाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ वापस पाने के लिए हर तरीके की व्यवस्था अपनाई जाती है, हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं और उनके ऊपर कोई रोक टोक या कंट्रोल नहीं होता। तो इसे हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन एक्टिविटीज, की जिसमें हम रिश्तेदारों, जान पहचान, मनी लेंडर या ट्रेडर्स वगैरह से बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के लोन ले लेते हैं, केवल जबानी शर्तों के आधार पर, या और कुछ उसके दूसरे तरीके होते हैं कि जिनके द्वारा। So children, here in this slide we are going to see that in spite of all the efforts of government, there are certain regions on account of which the formal sector loan activities are not so widespread. कि सरकार की सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी कुछ वजहें हैं कि जिसके कारण फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन एक्टिविटीज जो है वो उतना व्यापक नहीं है, वो हर किसी की पहुंच में नहीं है। तो वो क्या रीजंस हो सकते हैं, आप देखिए कि द फॉर्मल सेक्टर मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ रूरल पीपल, कि जो रूरल पीपल हैं, जो देहात के लोग हैं, उनकी टोटल जरूरतों का केवल 50% लोन जो है वही फॉर्मल सेक्टर के द्वारा यानी कि बैंक और कोऑपरेटिव्स के द्वारा अवेलेबल हो पाता है। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेस, और बाकी जो 50% रूरल एरियाज के लोगों की जो नीड्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा ही मीट आउट होती हैं। It is important that formal credit is distributed more equally so that poor can benefit from the cheaper loans. तो अब ये आवश्यक है कि सरकार अपनी व्यवस्थाओं को कुछ इस तरीके से चुस्त दुरुस्त करे कि जो गरीब लोग हैं, जो गांवों के लोग हैं, उनको भी फॉर्मल सेक्टर के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल पाए, कि ताकि उनको मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के चंगुल में न फंसना पड़े। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ नहीं उठा पाते, वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं और उन्हें मजबूरन प्राइवेट सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के चंगुल में फंस जाना पड़ता है। तो वो क्या बातें हैं आप आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है, कि जिनको कई बार रूरल एरियाज के लोग, जो गरीब लोग हैं, वो उन फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर पाते, उन कागजातों वगैरह को सबमिट नहीं कर पाते, जिस वजह से उनको फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। और इसका फायदा इनफॉर्मल सेक्टर उठाता है, इसका फायदा मनी लेंडर्स वगैरह उठाते हैं, कि जो कि केवल जान पहचान के आधार पर लोगों को लोन दे देते हैं, कुछ वैसे ही कागज पत्तर खेत वगैरह के या जेवर गहने जमा करा करके लोन दे देते हैं। तो ये काफी आसान होता है गांव के लोगों के लिए, लेकिन इसमें जो बोरोवर्स होते हैं उनका बहुत नुकसान होता है। तो आप देखिए कि क्या किया जाना चाहिए। तो इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, की ये जरूरी है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स अपनी लेंडिंग को, अपने उधार देने की प्रक्रिया को बढ़ाएं, स्पेशली रूरल एरियाज में, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस, कि ताकि इनफॉर्मल सोर्सेज पे जो डिपेंडेंस है, इनफॉर्मल सोर्सेज पे जो निर्भरता है, कि जो मजबूरीवश लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो मजबूरियां दूर की जा सकें। While the formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans, कि साथ ही साथ सरकार को ये भी देखने की जरूरत है कि हर जरूरतमंद को लोन मिले। नहीं तो आमतौर से ये देखा जाता है कि जिन लोगों को कि बैंक मैनेजर वगैरह से सेटिंग है उनको लोन मिल जाते हैं, बाकी लोगों को लोन के ऊपर जो है वो कमीशन और घूस वगैरह देनी पड़ती है, वरना लोन अप्रूव ही नहीं होगा। तो ये सब सारी चीजें होती हैं बच्चों। So children, next we are going to see what self-help groups are. So they are also referred in short as SHGs. SHGs, G's मतलब प्लूरल किया गया है और SH का मतलब सेल्फ हेल्प, G का मतलब ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसका उद्देश्य उन परिस्थितियों को दूर करना होता है जिनकी वजह से गरीब लोग लोन फैसिलिटीज से वंचित रह जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि पुअर हाउसहोल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, कि जो पुअर हाउसहोल्ड हैं, जो गरीब घर हैं, वो क्रेडिट फैसिलिटीज से वंचित रह जाते हैं कुछ रीजंस की वजह से। और वो रीजंस क्या हैं कि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, कि हर जगह रूरल इंडिया में बैंक्स नहीं है। और इवन इफ बैंक्स आर प्रेजेंट, अगर आप बैंक प्रेजेंट भी हैं तो गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट एज इट रिक्वायर्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलैटरल, क्योंकि बैंक से लोन लेने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कोलैटरल वगैरह की जरूरत है। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि गांव के लोगों के पास इस तरीके से पेपर फॉर्मेलिटीज करने की समझ नहीं होती और उनके पास इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अवेलेबल भी नहीं होता है, तो इस वजह से वो कई बार इन फैसिलिटीज से वंचित रह जाते हैं।
तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि सरकारी व्यवस्था से या कि फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट एक्टिविटीज का फायदा उठाने में जो पुअर हाउस होल्ड वंचित रह जाते हैं, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, इस परिस्थिति का निपटारा करने के लिए उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कदम उठाए और इन्हीं कदमों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में समझा जाता है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, पीपल क्रिएटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एसएचजीज की इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए। एसएचजीज आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल विच प्रोमोट स्मॉल सेविंग्स एमंग देयर मेंबर्स, कि ये एसएचजीज जो हैं ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं गरीब लोगों के, जो कि काफी बड़ी संख्या में 10, 20, 50 से लेकर के 1000, 500 की संख्या में भी ये आपस में यूनाइट हो सकते हैं और ये कुछ मनी पूल करते हैं, ये कुछ पैसा साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर मान लीजिए 10,000 लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया और हर किसी ने केवल अगर 1,000 रुपए दिए, तो 10,000 इंटू 1,000 आप समझ सकते हैं लगभग 10 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। तो ये बात कंफर्म है कि हर किसी को एक ही समय जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गए और किसी को अगर 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो उसी में से काफी कम इंटरेस्ट रेट पे उस मेंबर को 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे और कुछ ना कुछ वो उस पर इंटरेस्ट जरूर देगा, जो कि ग्रुप की इनकम होगी, और उस इंटरेस्ट को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में पैसे को पूल करते हैं और उसके द्वारा एक दूसरे की क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। Self-help groups are small groups of poor people which promote small savings among their members. A typical SHG has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood, who meet and save regularly. कि जो आपस में इनकी मीटिंग्स होती हैं, ये मिलते हैं और रेगुलर बेसिस पे मनी को सेव करते हैं, रेगुलर बेसिस पे मनी को पूल करते हैं कि सबने 50-50 रुपए भी दिए, 100-100 रुपए भी दिए। तो इस तरीके से जब काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता है। और चूंकि हर किसी को एक साथ जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसलिए टाइम टू टाइम लोग पैसे को लेते हैं और उससे अपना काम करते हैं और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे करते हैं, कि जिससे कि ग्रुप की आमदनी में वृद्धि होती है। तो इस तरीके के ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहा जाता है। We'll see the advantages of SHGs. तो जैसा कि आपने देखा बच्चों की SHGs जो होते हैं ये वर्कर्स के अपने खुद के ग्रुप होते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके से लोन लेने के लिए कोई कोलैटरल या पेपर फॉर्मेलिटी की उस तरीके से जरूरत नहीं होती। इट हेल्प्स बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल, कि अगर उनके पास कोलैटरल नहीं भी है तो भी उनका काम चल जाता है। पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पजेस एंड एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, कि इसमें लोगों को अपनी जरूरत पर तुरंत पैसा मिल जाता है, जो कि उन्हीं लोगों के द्वारा पूल किया हुआ पैसा होता है और ये एक बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट रेट पे, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे ये पैसा मिल जाता है। एसएचजीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर, कि रूरल पुअर को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, ये एक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर का काम करता है, कि जिसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज में मदद मिलती है और जिससे लोग अपनी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर पाते हैं। इसके और एडवांटेजेस भी हैं कि इट हेल्प्स विमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, कि इससे महिलाओं को भी आत्मनिर्भर होने में मदद मिलती है। द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा, कि इसमें जो रेगुलर मीटिंग्स होती है तो इसमें मेन और विमेन दोनों पार्टिसिपेट करके अपनी समस्याओं को भी डिस्कस करते हैं, जो कि सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो सकती हैं, और इस तरीके से लोग एक दूसरे के काफी नजदीक आते हैं और एक दूसरे को समझ करके उनकी मदद कर पाते हैं। तो ये फायदे हैं और इसी के साथ ये चैप्टर बच्चों खत्म हुआ और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।